हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज है जो डेली चल रही है। तो आप लोग 100 क्वेश्चन की सीरीज को पूरा देखिएगा। सभी सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है, तो आकर के हमारे चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब पेपर 4 से 5 दिन बाद है ही। तो 100 क्वेश्चन की सीरीज देख कर जाइएगा, ताकि यहाँ से आपको 30 में 30 क्वेश्चन पेपर में मिलने के 100% चांस हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विकास केवल बाल्यावस्था तक होता है। बी है विकास बहुआयामी होता है। सी है विकास की गति सभी व्यक्तियों में बिल्कुल समान होती है। और डी विकास केवल आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, विकास केवल बाल्यावस्था तक ही नहीं होता है, ये विकास निरंतर चलता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। विकास बहुआयामी है, ये बात ठीक है। विकास की गति सभी व्यक्तियों में बिल्कुल समान होती है, नहीं, सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है, ये भी ध्यान रहे, अलग अलग होती है। केवल आनुवंशिकी पर निर्भर करता है, ये भी गलत है, क्योंकि आनुवंशिक और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मस्तकाधोमुखी विकास के नियम के अनुसार विकास कैसे होता है? ऑप्शन नंबर 1 है पैर से सिर की ओर, केंद्र से अंगों की ओर, सिर से पैर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये देखिए जो होता है सिर से पैर की ओर, किधर होता है? सिर से पैर की ओर, ठीक ना, जिसको हम सेफेलोकॉर्डल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक के विकास में आनुवंशिकी और वातावरण की भूमिका के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विकास में आनुवंशिकी का 50% और पर्यावरण का 50% योगदान होता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि 50 से 50% ही योगदान हो, ठीक ना, तो इसलिए गलत हो गया। विकास आनुवंशिकी और पर्यावरण का योगफल है, योगफल नहीं होता है, गुणनफल होता है। सी है विकास आनुवंशिकी और पर्यावरण का गुणनफल है, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जो कहा जाता है तूफान, तनाव, विरोध की अवस्था, ये जो कहा जाता है किशोरावस्था, ठीक ना, स्टेनले हाल के द्वारा एक बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है? तो देखिए जो सामाजिकरण का जो होता है प्राथमिक कारक, उसके माता पिता और परिवार होता है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो देखिए जो खिलौनों की आयु होती है वह पूर्व बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्य अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो 2 से 6 वर्ष की होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जो सबसे अधिक विकास होता है वह बुद्धि का वह होता है किशोरावस्था में। इस अवस्था में बच्चा तर्क करना,
और समस्या का समाधान करना और अमूर्त चिंतन की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अंगों की ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है? सेफिलोकार्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, रैखिक विकास, विच्छिन्न विकास। तो देखिए, जब शरीर से, कहने का मतलब है कि जब अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जब विकास होगा उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक ना। समीप दूराभिमुख अर्थात जेडपीडी का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैंग एज का संबंध किस अवस्था से है? गैंग एज का शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। समूह मतलब ग्रुप बनाकर बच्चे किस अवस्था में रहते हैं? तो देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास के बारे में प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, भौतिक दुनिया के नियम। कह रहा है कि प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जो है, यही इसकी तात्पर्यता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इस विवाद में प्रकृति का मतलब होता है आनुवंशिकी से होता है, और पोषण का जो मतलब होता है वह पर्यावरण से होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास कभी न तो समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या विचार किससे संबंधित है? तो देखिए, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए, ये जो है निरंतरता का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार उससे लगा दे रहा हूँ, इसको पीडीएफ बना कर देना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास। देखिए, जो अवधारणा की जब बात आ गई तो वह बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, चढ़ना, कूदना, लिखना, दौड़ना। तो बताइए, चढ़ना, कूदना, लिखना, दौड़ना। तो जो देखिए, लिखना जो है फाइन मोटर स्किल है, क्योंकि इसमें शरीर का सबसे छोटी मांसपेशियां काम करती है। जैसे हाथ की उंगलियां है का उपयोग किया जाता है, जैसे लिखना, सुई में धागा डालना, ठीक ना। ये सब जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है।
और कूदना दौड़ना यह स्थूल ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पर आएंगे। बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार बच्चा सबसे पहले नियंत्रण किस पर सीखता है? अपने पैरों पर, अपनी उंगलियों पर, अपने सिर पर, अपनी छाती पर। तो देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर अब नहीं पकड़ेंगे तो इधर उधर लटक जाता है, तो अर्थात वह पहले क्या करेगा? सिर पर नियंत्रण पाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने सिर पर। अगला क्वेश्चन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है? तो बताइए किस अवस्था में होती है? अनुकरण मतलब नकल करके सीखने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए जो होती है शैशवावस्था में, बच्चा जब छोटा रहता है ना, तब अपने माता पिता जैसे करते हैं वैसे बच्चा भी सीखता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व विभिन्नता का मुख्य आधार या मुख्य कारण क्या है? केवल पर्यावरण का प्रभाव, केवल आर्थिक पृष्ठभूमि, सी वंशानुक्रम और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बाल्यावस्था को अनूठा काल किसने कहा? क्रो एंड क्रो, कोहलर एंड ब्रूस ने, रास ने, स्किनर ने। तो देखिए ये बात जो कहे है कोहलर और ब्रूस ने कहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोहलर और ब्रूस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, वयस्कता, जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो संवेदनशील होती है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ठीक ना। जो 2 से 6 वर्ष की उम्र में जो भाषा सीखा जाता है वह सबसे क्रिटिकल और संवेदनशील माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि और विकास के संबंध में क्या सही है? वृद्धि और विकास दोनों एक ही है? नहीं, बी कह रहा है वृद्धि विकास की एक भाग है। तो ये बात ठीक है, वृद्धि क्या है? विकास का एक भाग है, ठीक ना। देखिए सी में कह रहा है विकास वृद्धि का एक भाग है, तो ऐसा भी नहीं है, उल्टा हो जाएगा। देखिए उल्टा फंसाने के लिए क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको दिया हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास की गति के संदर्भ में सर्कुलर या वर्तुलाकार सिद्धांत क्या कहलाता है, या सिद्धांत क्या कहता है? सर्कुलर या वर्तुलाकार सिद्धांत क्या कहता है? विकास एक सीधी रेखा में होता है, विकास रुक रुक कर चलता है, विकास आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर अपने को सुदृढ़ करता है, विकास केवल ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो देखिए जो ऊपर से नीचे की ओर केवल आ गया तो पहले गलत। विकास एक निरंतर चलता है इसलिए भी नहीं होगा, सीधी रेखा में ही नहीं चलता है, बहुयामी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अब जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत महत्वपूर्ण तो ये टॉपिक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में
वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जो करते हैं बच्चे संवेदी पेशीय अवस्था में जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोस्की के सिद्धांत में ZPD का पूर्ण रूप क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीप विकास का क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर सजा से बचने के लिए नियमों का पालन किया जाता है? पूर्व पारस्परिक स्तर, उत्तर पारस्परिक स्तर और औपचारिक स्तर। तो देखिए नैतिक विकास के किस स्तर पर सजा से बचने के लिए, तो जब सजा से बचने की बात आएगी तो वह पूर्व पारस्परिक स्तर पर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण का क्या अर्थ है? पुरानी योजनाओं को पूरी तरह बदल देना, नए ज्ञान को मौजूदा मानसिक संरचना में शामिल करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए जो खुद से बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए जो खुद से बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? जब खुद से जब बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो निज वाक या भाषण। जब खुद से कोई बात करता है तो निज वाक, प्राइवेट स्पीच बोला जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार अकेंद्रिता किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी गामक अवस्था। तो देखिए जो अकेंद्रिता होती है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोस्की द्वारा दिए गए अस्थायी सहयोग को क्या कहा जाता है? जो अस्थायी सहयोग होगा उसको बोला जाएगा मचान या ढांचा, इसके फोल्डिंग बोला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास नैतिक विकास के किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ये देखिए जो आता है पारस्परिक अंतर्गत, ठीक ना, पारस्परिक के अंतर्गत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार संरक्षण की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो देखिए जो संरक्षण के जो क्षमता का विकास होता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? तो देखिए ये जो बात कहने वाले मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन पियाजे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत करा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस अवस्था में होता है? तो देखिए ये जो होता है बाल्यावस्था में, अर्थात ये जो हो जाएगा बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, सॉरी किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फास्ट चलेंगे, अब समय कम बचा हुआ है, सुपर 100 क्वेश्चन डेली कराना है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए ये अब दिए थे कोहलर ने, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोहलर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे की किस अवस्था में अमूर्त एवं तार्किक चिंतन विकसित होता है? तो ये देखिए मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यह विकसित होने लगता है पियाजे के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो देखिए जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक है वह लेव वाइगोस्की है। कौन है? लेव वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के कार्य पर आधारित था? तो देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार विचार बदलने या उल्टने की क्षमता का अभाव अनिवार्यता या किस अवस्था में होता है? तो ये देखिए जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उल्टने का जो होता है, बदलने का विचार जो होता है, जो क्षमता होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। जैसे 2 + 3 = 5 और 5 - 3 = 2। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्रायड, E.L. थॉर्नडाइक, C. हल। तो देखिए जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो देने वाले मनोवैज्ञानिक है वह अल्बर्ट बंडूरा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवाद के प्रेरता कौन थे? तो देखिए इसके जो प्रेरता थे मनोविश्लेषणवाद के, यह सिगमंड फ्रायड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार MKO का क्या अर्थ है? तो देखिए MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी अन्य, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले संवेदी पेशी होता है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? 2, 3, 5, 8। तो देखिए थॉर्नडाइक ने कुल 3 नियम दिए हैं, ठीक है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में लार का आना घंटी बजने पर क्या कहलाता है? जब पावलोव क्या करते हैं, अनुशास्त्रीय अनुबंधन में जब प्रयोग करते हैं तो उसमें जब लार आती है जब घंटी बजने पर, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब बजने पर आएगी तो उसे CR कहेंगे, अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया CR। जब घंटी बजेगी तो CR, नहीं बजेगी तो UCR, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत
मुख्य रूप से किस पर बल देता है? उद्दीपक की उपस्थिति पर, पुनर्बलन पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर। तो ये देखिए जो देता है पुनर्बलन पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो देखिए जो प्रयास और त्रुटि ये थांडाइक ने दी है, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थांडाइक। समय नहीं है इसीलिए फास्ट चल रहे हैं सुपर 100 क्वेश्चन में सीरीज में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण होगा इसमें अपनी आत्म संतुष्टि और रुचि के लिए एक नई भाषा सीखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब बाधा करेगा नकारात्मक अधिगम कहलाएगा, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंतिम या उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? तो देखिए जो सबसे उच्चतम है और अंतिम है यह आत्मसिद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मसिद्धि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया या परिभाषा किसने दी? तो देखिए ये परिभाषा जो देने वाले मनोवैज्ञानिक है वह स्किनर है। कौन है? स्किनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम व्यवहार के उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये स्किनर साहब ने दिए है। अगला क्वेश्चन, विलोपन की प्रक्रिया कब होती है? देखिए जब अनुबंधित उद्दीपक सीएस के बाद स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस लंबे समय तक न दिया जाए तो ये हो जाएगा विलोपन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, सीखने का पठार क्या दर्शाता है? अधिगम में अत्यधिक वृद्धि, अधिगम में कोई सुधार या प्रगति न होना। जब पठार आएगा जब कोई सुधार नहीं होगा तो वही दिखाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य क्या होता है? अवांछित व्यवहार को कम करना, वांछित व्यवहार की आवृत्ति या होने की संभावना को बढ़ाना, छात्र को डराना, अधिगम को पूरी तरह रोकना। तो देखिए वांछित व्यवहार की आवृत्ति या होने की संभावना को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा में क्या अर्थ है? अंश के रूप में, पूर्णाकार या समग्र रूप, व्यवहारवाद या उद्दीपक। तो देखिए पूर्णाकार या समग्र रूप हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गैनिये के अधिगम सोपानिकी में सबसे सरल या पहला स्तर कौन सा है? तो देखिए जो सबसे संकेत अधिगम जो है सबसे पहला स्तर माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए क्लार्क हल, सीएल हल, ठीक ना, तो चालक के प्रतिपादक सीएल हल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया और कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो देखिए कुल मूल प्रवृत्तियां 14 है, ठीक ना, और इसका सिद्धांत जो है विलियम मैकडूगल ने दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये बात गेट्स और अन्य मनोवैज्ञानिक ने बताई है कि अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रोग्राम लर्निंग के विकास का आधार बना? तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेट कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो देखिए, जो सकारात्मक रूप से जो प्रभावित करता है, सहपाठियों की से प्रतियोगिता, ये तो करेगा नहीं, नकारात्मक होगा। जहाँ पर प्रतियोगिता की बात आती है, अर्थपूर्ण जुड़ाव, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, ये कर्ट लेविन ने दिया था। कौन दिए थे? कर्ट लेविन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा फास्ट चले हैं क्योंकि समय अब बचा नहीं है। दंड के संदर्भ में बीएफ स्किनर का क्या मानना था? तो देखिए, दंड व्यवहार को केवल कुछ ही समय के लिए दबाता है, उसे सुधारता नहीं है। जब दंड देंगे तो व्यवहार को कुछ समय के लिए ही दबाएगा, लेकिन उसे सुधार नहीं पाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने, द्विकारक का सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक ना। एक समान कारक जिसको जी फैक्टर, और एक जन्मजात कारक, इसको समान कारक जो जी फैक्टर जो जन्मजात होता है, और विशिष्ट कारक जिसे यस फैक्टर बोलते हैं, जिसको अर्जित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ की गणना करने का सही सूत्र क्या है? तो देखिए, इसमें तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु CA गुणे 100। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक कवि या लेखक में कौन सी बुद्धि अधिक होगी? तो देखिए, इसमें जो है, बहुबुद्धि में तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक होती है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी करा, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक कवि या लेखक में कौन सी, कवि लेखक का कह रहा है ना, तो जब कवि लेखक की बात आएगी ना, तो वहाँ पर भाषाई बुद्धि हो जाएगी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? ये देखिए, कार्ल युंग ने किया था। कौन? कार्ल युंग। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का तरल और ठोस मॉडल किसने दिया था? तो ये जो दिए थे RB कैटल। कैटल साहब ने बुद्धि का तरल और ठोस मॉडल दिया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व मापन की रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण कौन सी विधि है? तो ये देखिए, प्रक्षेपी विधि है। कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्मन के अनुसार 140 या उससे अधिक IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? जो 140 से अधिक होंगे वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत किसने दिया? देखिए, जो त्रिविमी है, यह जो है गिलफोर्ड ने दिए हैं, और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोधक परीक्षण का विकास किसने किया था? तो देखिए, जो किए थे मरे और मार्गन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरे और मार्गन। लाइन कट गई है का? प्रश्न नंबर 70 है, संयोगात्मक बुद्धि का बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, जो जाता है डैनियल गोलमैन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डैनियल गोलमैन। ठीक ना। संज्ञानात्मक बुद्धि शब्द का लोकप्रिय बनाने का श्रेय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? तो देखिए, जो देने वाले मनोवैज्ञानिक थे बीने और साइमन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है? साक्षात्कार, समाज मिति विधि, सदसाचर परीक्षण, आत्मकथा लेखन। तो देखिए, जो है समाज मिति विधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? तो देखिए जो है, जब सृजनात्मकता की बात आएगी तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो कहा जाता है, थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? जो स्वयं की भावनाओं और इच्छाओं को समझना, नहीं, दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार को समझना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, किसी 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष गुणे 100, 12 गुणे 10, 120 वर्ष, अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि IQ क्या होगी? 120 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व की शील गुणता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए जो शील गुणता सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, गार्टन, आलपोर्ट और RB कैटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गार्टन, आलपोर्ट और RB कैटल, जिन्होंने 16 शील गुणों की पहचान की है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में बुद्धि के बारे में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो देखिए जो होना चाहिए, बुद्धि कोई एकल इकाई नहीं है बल्कि यह बहुयामी है, ठीक है। बुद्धि क्या होती है? बहुयामी होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को किन 3 भागों में बांटा है? तो अंतर्मुखी, बहुमुखी या उभयमुखी, एंडोफार्मिक, मेसोफार्मिक और एक्टोफार्मिक। तो देखिए जो बांटे हैं, एंडोफार्मिक, मेटोफार्मिक और एक्टोफार्मिक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT किस वर्ग की आयु बच्चे के लिए होती है या उपयोग में आती है? तो ये जो है 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ठीक ना, CAT कैट। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए जाति, लिंग या क्षमता की परवाह किए बिना सभी बच्चों को एक ही नियमित स्कूल में शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ने में अक्षमता या कठिनाई को क्या कहा जाता है? जब पढ़ने में दिक्कत होगी तो उसे बोला जाएगा डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ है? तो देखिए व्यापक शब्द का अर्थ क्या होगा? शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना ही व्यापक शब्द का अर्थ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो देखिए जो होनी चाहिए सुधारवाद या सुविधादाता होनी चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो देखिए जो सबसे उपयुक्त तरीका है वह उन्हें विस्तृत उत्तर वाले समस्या समाधान के कार्य देना जिसमें मौलिकता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक छात्र में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? प्राथमिक में जो होना चाहिए 30:1 का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जूनियर में 35:1 का। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों की कमियों या अधिगम की कठिनाइयों को दूर करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी होती है? तो ये जो होती है 36 मिनट। कितनी? माइक्रो टीचिंग की 36 मिनट की होती है अवधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण के क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए जो होता है विद्यालय की तात्कालिक या व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की आगमन विधि का सूत्र क्या है? तो देखिए आगमन में क्या था, पहले नियम, पहले उदाहरण फिर नियम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित है? तो देखिए डिस्ग्राफिया जो है लिखने की अक्षमता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो देखिए रचनात्मक का क्या हुआ, संत्रांत परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है? तो बुद्धि परीक्षण भी करके, निष्पादन परीक्षण भी, अभिरुचि परीक्षण, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंचित समूहों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि को समझना और कक्षा में समान अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, ब्लूम के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से है? तो देखिए ज्ञानात्मक, भावात्मक और विकासात्मक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक होते हैं है D.W. एलन। D.W. एलन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 98, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए परियोजना विधि के प्रतिपादक जो है विलियम किलपैट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं होती तो क्या कहलाती है? तो देखिए जो कहलाती है सीखने का पठार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? किसी विशिष्ट क्षमता या कौशल, भाषा के उत्थान के लिए सबसे अनुकूलन समय। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन कराए सुपर फास्ट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।